नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन बुक से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। ये एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा वीडियो है जिसमें हम महाजनपद काल के आर्थिक स्थिति कंप्लीट कर रहे थे। ओके, आर्थिक स्थिति से पढ़ेंगे और आज मगध साम्राज्य तक ख़त्म करेंगे हम लोग। इससे पहले कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री, उसको आप जाके ज़रूर देखें। मॉडर्न हिस्ट्री और मीडिएवल भी कंप्लीट हो चुका है इस बुक से। बीपीएससी 67वीं री एग्जामिनेशन और 68वीं बीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक मुझे लगा है बीपीएससी बिहार को कवर करने के लिए। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं जिसको आपने काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, उसको जाके ज़रूर देखना आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक चीज़ बता दूं मैं कि इस बुक से मुझे सबसे सटीक इसलिए लगा क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप इससे हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं तो आपको और कोई बुक नहीं कवर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति आज पढ़ना था महाजनपद काल की, मतलब कि उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। ये उत्तर वैदिक काल के आर्थिक स्थिति को कंप्लीट करना था आज में। ओके, वैदिक काल तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्या है उत्तर वैदिक काल में हमने क्या देखा था कि कल यानी कि लोहा, कल का मतलब लोहा होता है, लोहा का उपयोग, कृषि का उपयोग, ये सब शुरू हो गया था। और प्रिंटेड गेवेयर हमने ये भी देख लिया था कि चित्रित धूसर मेदभांड जो होता है उसका उपयोग इस समय होने लग गया था। ये 3 मुख्य रूप से थे, क्या क्या, लोहा, कृषि और प्रिंटेड ग्रेवियर। इन 3 के आधार पर हम उत्तर वैदिक और वैदिक काल में मुख्य डिफरेंस करते हैं। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था भी पूर्ण रूपेण आ गई थी। अब आर्थिक स्थिति से पढ़ना है आज। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया था। जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो कृषि क्या था, कृषि गौण पेशा था, यानी कि बहुत कम स्तर पर होता था। पशुपालन मुख्य पेशा था वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि पशुपालन गौण पेशा हो जाएगा और लोहे का आविष्कार के कारण कृषि जो है वो मुख्य पेशा हो जाएगी, कृषि मुख्य पेशा हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधित 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लग गए थे। गंगा की जो घाटी है बिहार से लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूरा इस सब में कृषि होने लग गया था इस समय तक। और यहीं पर फिर अलग अलग जनपद बनेंगे जो बाद में फिर महाजनपद बनेंगे, फिर वो बड़े बड़े साम्राज्य खड़े होंगे। इस काल में लोहे के से बने उपकरण के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। धान प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेरा में पहली बार कृषि संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अतरंजी खेरा से। अतरंजी खेरा का जो नाम जरूर याद रखना। अतरंजी खेरा से पहली बार कृषि संबंधी लौह उपकरण मिला है। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार और वाणिज्य विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या भी बढ़ी। जब अर्थव्यवस्था सुधरती है तो जनसंख्या भी बढ़ी थी उस समय। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन मृदभांड से परिचित थे। काले व लाल रंग के मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। ये अलग अलग तरह के मृदभांड भी इस समय में मिलते हैं। अगला है कि ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन किसको कहा जाता था? प्रधान व्यापारी, व्यापारियों के प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। इसको याद कर लेना। निष्क, शतमान, पाद और क्या है अगला कि कृष्ण और रत्तिका और गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। ये सब माप की इकाइयाँ थी, जिसमें निष्क जो है ये सोने के आभूषण के रूप में पहले प्रचलित थे, जो बाद में क्या काम करने लग गया? मुद्रा का काम करने लग गया था। निष्क जो ऋग्वेदिक काल में स्वर्ण आभूषण था अब एक मुद्रा माने जाने लग गया। व्यापार पन द्वारा संपन्न होता था। पन यद्यपि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का भी प्रयोग किया जाता था। जैसे अभी ऑनलाइन करेंसी, डिजिटल करेंसी की बात होती थी, क्या ऑफलाइन जो हमारा करेंसी होता है, नोट होता है, सिक्का, क्या वो बंद हो गया? नहीं, दोनों चल रहा है। ये ट्रांजिशन फेज है। कुछ समय बाद हो सकता है कि ऑनलाइन ही चले, सिर्फ ये ऑफलाइन वाला बंद हो जाए। उसी तरह से इस समय क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली भी चल रहा था ऋग्वेदिक काल वाला। और क्या चल रहा था? सिक्के भी कुछ कुछ चलने लग गए थे। व्यापार पढ़ लिया हमने। निष्क, शतमान, कृष्ण और पाल मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक आर्यों में समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य पश्चिम और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्र का वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य और व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन गया था।
धातु शिल्प जो होता है, मेटलर्जी साइंस जो होता है, वो अब उद्योग बन गया था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुएं बनाई जाती थी। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, कपास का उद्योग इस समय नहीं मिलता है, लेकिन कपास का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? कपास का उल्लेख हमें हड़प्पा के पीरियड में ज़रूर मिलता है। हड़प्पा के पीरियड में ज़रूर मिलता है कपास का उल्लेख, लेकिन वैदिक और उत्तर वैदिक में नहीं मिलता है हमें। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण में ये सब थे, कपास को उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। अगला है कि सिक्के का भी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। प्रचलन तो हो गया था, लेकिन नियमित प्रचलन अभी शुरू नहीं हुआ था। ऋण, इसकी संख्या 3 थी, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्रत्येक ऋण से लोगों को छुटकारा पाना होता था। पितृ ऋण यानी कि संतान उत्पत्ति कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। संतान की उत्पन्न कर आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं, यानी कि वंश को आगे बढ़ा के आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हो। ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। अपने पुत्र को जब आप शिक्षा दे दोगे तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओगे। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि का कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। देव ऋण। जब आप बीपीएससी का मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अभी मेंस की ही तैयारी आपको करनी चाहिए क्योंकि प्री का डेट नहीं आया, प्री की तैयारी 1 से 1.5 महीने ही मात्र होती है। तो बीपीएससी मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीधा सीधा क्या क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। अब वहाँ पर आपको 200 शब्द में भी बोल सकता है, 250 में भी बोल सकता है, या अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूपीएससी में तो 250 होता है और 150 ही होता है, ओके। और बीपीएससी में तो बड़े बड़े साइज के क्वेश्चंस लिखें, तो उसमें आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि 16 संस्कार होते थे, उसका 8 प्रकार के विवाह का जिक्र मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, कृषि वगैरह आरंभ हो गए थे, धार्मिक स्थिति क्या थी, यज्ञ कर्मकांड होने लग गए थे, विभिन्न तरह के देवी देवता बन गए थे, वर्ण व्यवस्था क्या था, सामाजिक स्थिति में क्या सब आता है, महिलाओं की स्थिति क्या थी इस समय, और दलितों की स्थिति किस तरह। दलित शब्द उस समय नहीं आया था, उस समय क्या आता था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी इस समय। तो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी अब, जो ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी। धार्मिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। कर्मकांड का उल्लेख क्या, तो उत्तर वैदिक काल में भी भौतिक सुख। उत्तर वैदिक काल के बाद जब आता है ना, तब हमारा क्या होता है, आध्यात्मिक सुख, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में क्या था कि हमें पुत्र दे दो, हमें धन दे दो, हमें गाय दे दो, ये सब चीज़ें था, हमें ज़मीन दे दो, है ना। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था। गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना जी कहाँ पर मिलती हैं, प्रयागराज में। तो पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका ले लो जिसमें दोआब यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र जो है उसी की बात कर रहा है। ऐसा अनुमान लगाता है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पंचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ बहुत करते थे ये लोग, और यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ भी प्रचलित हुई थी। ऋग्वैदिक काल के 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। ऋग्वैदिक काल में हम क्या पढ़ते हैं कि इंद्र जो देवता हैं, इन पर ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त और मंत्र लिखे गए हैं। दूसरे स्थान पर कौन आते थे, अग्नि आते थे। इंद्र पर करीब में 250 सूक्त लिखे गए हैं और अग्नि पर करीब में 200 सूक्त लिखे गए हैं। बहुत सारे श्लोकों को मिला के एक सूक्त बनता है, ओके। और ये इस बार का यूकेपीएससी का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में सूक्त किस देवता पर लिखे गए हैं, और ये हर साल ही बीपीएससी वगैरह सब में भी पूछता है। ये अब गौण देवता हो गए, यानी कि अब इनकी वैल्यू कम हो गई। इंद्र का स्थान पर प्रजापति, सृजन के देवता, जिनको ब्रह्मा भी कहा जाता है हमारे आम बोलचाल की भाषा में, सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान मिला। इस काल के 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र और पशुओं के देवता रुद्र थे, और विष्णु लोगों के पालन करते थे, ओके। तो कौन कौन से हो गए, प्रजापति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक में आ गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, अतः कुछ वर्णों के अपने अलग अलग देवता हो गए थे। जैसे पूषण जो देवता हैं, ये ऋग्वैदिक काल में इससे पहले वाले काल में ये पशुओं के देवता कहलाते थे। लेकिन अब ये पूषण किसके देवता हो गए, शूद्र जो जाति होती थी उसके देवता हो गए पूषण। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले आरण्यकों में वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई है। आरण्यक जो लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए, उपनिषद जो लिखे गए, उनमें वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई है। टूटी हुई नाव की संज्ञा की गई है कर्मकांड को। इस काल के 2 महाकाव्य, महाभारत जिसका पुराना नाम जय संहिता था, महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता पुराना नाम था। ये बहुत बार पूछा है बीपीएससी में। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है।
इसी काल में लिखे गए। वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, सिंधु घाटी नगरीय थी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदा, तांबे, लोहे से परिचित थे, जबकि हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, कांसा और तांबा का उपयोग करते थे। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, यज्ञ करते थे, लिंग पूजा, मूर्ति पूजा का विरोधी थे वैदिक आर्य, और सैंधव सभ्यता के लोग लिंग पूजा के समर्थक थे। ऋग्वेदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था, लेकिन सैंधव सभ्यता में घोड़ा बहुत कम था, प्रचलित वो नहीं था मुख्य रूप से। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर पर हेलमेट पहनते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वो युद्ध वगैरह से संबंधित नहीं रहे हैं खास तौर से। ओके, वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, सैंधव सभ्यता में लिखित भी मिलती है। ओके, चित्रात्मक लिपि थी इनकी। वैदिक आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था, सैंधव सभ्यता का समाज माना जाता है, ऐसा अभी भी प्रूव नहीं है हमारे पास कि मातृसत्तात्मक था। क्यों बोलते हैं मातृसत्तात्मक? क्योंकि ये देवी की पूजा करते थे। देवी की पूजा तो आज भी होती, क्या आज हमारा मातृसत्तात्मक है? तो बिल्कुल भी नहीं है। इस काल में मूर्ति पूजा के प्रारंभ होने का आभास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने अपने पुरोहित हो गए, प्रत्येक वेद का एक पुरोहित हो गया। जैसे ऋग्वेद का पुरोहित जो होता उसको होत्री कहा जाता था, होत्री, इसको पूछा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता था। यजुर्वेद का पुरोहित अथर्वयु कहलाता था। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म कहलाता था। ओके, ये अलग अलग पुरोहित हैं वेद के। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, षट दर्शन, सांख्य, ये भारत के मुख्य रूप से 6 दर्शन पाए जाते हैं भारत में, प्राचीन दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन ही मूल होते हैं भारतीय संस्कृति के। का बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख दर्शन, उनके प्रवर्तक, इससे बहुत बार पूछा है। पिछले साल 65वीं बीपीएससी 66वीं में भी पूछा कि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। तो दर्शन चारवाक हैं, प्रवर्तक इसके चारवाक ही थे। योग के पतंजलि हैं, जिसके योग सूत्र है। योग दर्शन का किसने किया? पतंजलि ऋषि ने किया था। सांख्य का कपिल ऋषि ने किया था। न्याय का गौतम ऋषि ने किया था, मतलब इन्होंने थॉट दिया न्याय दर्शन का। सांख्य दर्शन का थॉट कपिल जी ने दिया। योग एक दर्शन है, इसका थॉट पतंजलि ने दिया। चारवाक एक दर्शन है जिसमें बोला जाता है कि भौतिक वास्तविक वस्तु है, कोई देवता को नहीं मानते, कोई पूजा पाठ कर्मकांड को चारवाक लोग नहीं मानते। वो बोलते जिस चीज़ को छू सकते हैं हम वही केवल सत्य है, बाकी पूरी दुनिया असत्य है। तो चारवाक का किसने दिया था दर्शन? तो चारवाक ऋषि थे, उन्होंने ही दिया था। पूर्व मीमांसा दर्शन का जैमिनी जी ने दिया था। उत्तर मीमांसा दर्शन को बादरायन ऋषि ने दिया था। और वैशेषिक दर्शन है जिसको कनाद या उलूक ने दिया था, जो एटम और परमाणु का कॉन्सेप्ट जो हम सबसे पहले पूरे दुनिया में कहीं पर है तो वैशेषिक दर्शन में ही है। और ये पूछ चुका है यूपीपीएससी और बीपीएससी में, ये पूछ चुका है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये हमारे एनसीईआरटी का प्रथम लाइन भी लिखा हुआ है एटम वाले चैप्टर में। वैशेषिक कनाद या उलूक ऋषि ने दिया था। इसमें इन्होंने बोला था किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण को हम अणु या परमाणु कहते हैं। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है। देखो, उपनिषद जब भी आएगा तो दर्शन की बात आएगी, फिलॉसफी की बात आएगी। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता था। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। कहाँ पर? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि शरीर का आधा हिस्सा होती हैं, शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है। उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञ और कर्मकांड की निंदा की गई, यज्ञ और कर्मकांड की निंदा की गई उपनिषद में, तथा ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई, ब्रह्म की। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। परंतु बाद में जबालो उपनिषद, ये उपनिषद है, में सर्वप्रथम 4 आश्रम, कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है। और ये जो छंदोग्य उपनिषद है, जो कृष्ण भगवान है, उनकी सबसे पहली बार यहाँ पर ही जिक्र आता है। कृष्ण का सबसे पहली बार जिक्र कहाँ पर आता है? कृष्ण या वासुदेव का, तो छंदोग्य उपनिषद में ही आता है। ये भी पूछा है आपसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्रमुख यज्ञ हैं, इनके बस नाम देख लेते। अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेयी, अग्निष्टोम, सौत्रमणि, पुरुषमेध, ये सब अलग अलग यज्ञ हैं, ये आपके लिए इरिलेवेंट है। यहाँ से पढ़ देता हूँ कि ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रेम गंध को इसका शासक बनाया गया है, बताया गया। किसको? प्रेम गंध को। बीपीएससी की नज़र नहीं गया अभी तक इस पर, नहीं तो पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग और मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। विदेह राज्य नेपाल और बिहार का तराई प्रदेश हो गया।
जनकपुर का इलाका। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत वर्तमान बक्सर के क्षेत्र के लिए मलद व करुणा शब्द का उल्लेख मिलता है। रामायण में बक्सर को क्या कहा गया है? मलद। इसके अतिरिक्त इसमें इस क्षेत्र को राक्षसी तारिका का वास क्षेत्र भी बताया गया, जहाँ पर राम भगवान ने तारिका को मारा था। वायु पुराण और पद्म पुराण में राजगृह, गया और पुनपुन को पवित्र स्थान बताया गया है। हालांकि कुछ पौराणिक स्रोतों में गया क्षेत्र को असुरों का राज होने का भी उल्लेख मिलता है कि गया के क्षेत्र में असुरों का राज था, ऐसा भी बताया गया है। वाराह पुराण में एक पुराण है में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश बताया गया, कीकट को अपवित्र प्रदेश बताया गया है। महाजनपद अब बनने लग गए, महाजनपद बनेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य आएगा, फिर उसके बाद से मगध साम्राज्य आएगा, और मगध के बाद हम देखेंगे कि बौद्ध और जैन का उदय कैसे हुआ। उसके बाद हम पहुंचेंगे मौर्य साम्राज्य पर। कंप्लीट अध्ययन करना जब भी करना हिस्ट्री का, कोई एक भी चैप्टर अगर आप छोड़ोगे तो आपको सारा याद करना पड़ेगा, और अगर एक एक करके सीक्वेंस से पढ़ोगे तो कहानी जैसे दिमाग में बनती जाएगी। अभी तक हमने क्या देखा कि पाषाण काल आता है जिसमें पत्थर का यूज़ करते थे सब लोग, जिसमें चिरांद वगैरह सब का नाम आता है छपरा के समीप। उसके बाद हड़प्पा पीरियड आ जाता है। हड़प्पा में क्या होता है कि पूरी नगरीकृत सभ्यता दुनिया की पहली मिलती है हमें। हड़प्पा फिर विलुप्त हो जाता है, और फिर वैदिक लोग आ जाते हैं, आर्य लोग आ जाते हैं। वैदिक के बाद फिर उत्तर वैदिक काल आ जाता है, जिसमें कृषि शुरू हो जाती, लोहे का उपयोग शुरू हो जाता है। उत्तर वैदिक के बाद छोटे छोटे राज्य बनने लग गए थे, कुल बना था, उसके बाद से विस्पति बन गए थे, फिर राष्ट्र बना था, है ना। उत्तर वैदिक के बाद क्या बनेंगे? जनपद बनते हैं। फिर जनपद जब और विशाल हो जाएगा तो महाजनपद बनने लग जाते हैं। महाजनपद जब विशाल हो जाएगा तो क्या बनेगा? फिर बनेगा वो बड़े बड़े साम्राज्य, मगध साम्राज्य, अलग अलग साम्राज्य। आर्य जातियों के परस्परन विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ। विलीनीकरण मतलब बहुत सारी जातियां थी जो एक हो गई, इकट्ठा हो गई। जैसे कुरु और तुरु से बने, पुरु और तुरु से कुरु वंश बने हैं। कुरु जो आप महाभारत में देखते हो, उनकी बात हो रही है। महाजनपदों में अब ईसा पूर्व 6ठी सदी में राज्य का विस्तार हुआ। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, ये सब कहाँ से हुआ? क्योंकि कृषि बहुत ज़्यादा होने लग गई उस समय। सोचो कितनी कम आबादी रही होगी, 1-2 लाख के आसपास पूरा भारत खाली पड़ा था, उत्तर का मैदान, कितने कम कृषि होते होंगे। एक साथ 12 और 24 बैल को भी जोतने का मिलता है, एक साथ 24 बैल को जोड़कर हल चलाया जाता था, है ना। तो ये भी मिलता है। तो कृषि के कारण समृद्धि खूब बढ़ गई। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही माना जाता है। भारत के राजनीतिक इतिहास कहाँ से शुरू होती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। ईसा पूर्व और ईस्वी में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। अगला है कि 6ठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक उपयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी, आर्थिक परिवर्तन हुआ, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य को बल मिलेगा। जब आपके पेट से आपके लिए अन्न बच जाएगा आपके खाने के बाद, तब आप उसको बेचने के लिए मार्केट में जाओगे ना, है ना। तो वो कैसे होगा? वो अतिरेक उपज से होगा, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उपज से। लोहे के हथियार के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। अब लोहा आया तो लोहा का हल बनेगा तो हथियार भी बनेगा, है ना। अगर खेती करेंगे तो तलवार भी बनेगा, तो तलवार से शक्ति अर्जित होगी और खेती से धन अर्जित होगा, दोनों को मिला के राज्य बनता है। इन परिवर्तन के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जीवन में दरार पड़ने लगी। जैसे ही खेत बनेंगे, आर्थिक जीवन शुरू होगा, वैसे ही विवाद भी शुरू होगा। एक के पास तलवार आएगा तो दूसरे के पास भी तलवार आएगा, तलवार का उपयोग तो होना चाहिए, तो युद्ध शुरू होंगे, विवाद शुरू होंगे। इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी। क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणामतः उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इनको लिख के रख लेना कि किस बौद्ध ग्रंथ में मिला है अंगुतर निकाय और महावस्तु, और किस जैन ग्रंथ में मिला है तो भगवती सूत्र। क्या मिला है कि इन दोनों ने बताया कि 16 महाजनपद थे इस समय देश में, 16 महाजनपद थे। बहुत बार पूछा है बीपीएससी में, इसलिए कह रहा हूँ। अगला है कि इसमें मगध, कोसल, वत्स, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। मगध, कोसल, वत्स और अवंती 16 महाजनपदों में अस्मक ही ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद का नाम बताओ तो अस्मक। सीधा सीधा पूछा है,
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का इसके बाद, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। जो दक्षिण भारत में था, इन 16 महाजनपदों में वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्माण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। कौन कौन से 6 महानगर की सूचना मिलती है? चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। साकेत वर्तमान का प्रयागराज है, जो उस समय बड़ा नगर था। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण कर लिया। अब मगध ने क्यों जीता, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब देख लेते हैं राजधानी अलग अलग के। ये राजधानी बहुत बार मिलान करने के लिए पूछा है आपसे। ओके, तो इसको याद कर लेते हैं। काशी की राजधानी तो सबको पता होगा, बनारस। कोसल, श्रावस्ती, अयोध्या। फैजाबाद मंडल जो है, जो अब अयोध्या मंडल हो गया है, वही था श्रावस्ती, कोसल। ओके, अंग भागलपुर चले जाओ, मुंगेर और भागलपुर। मगध राजगृह गिरिवज दक्षिणी बिहार का इलाका पूरा पूरी। वज्जी वैशाली उत्तरी बिहार का इलाका। उत्तरी बिहार वज्जी के तहत आते थे। वज्जी एक संघ था, लोकतंत्र के जैसे काम करता था। ओके, जनप्रतिनिधि चुनकर जाके शासन करते थे। मल कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और देवरिया का क्षेत्र जो था वो मल्लों के अंतर्गत ही था। प्रथम भाग में कुशीनगर इसकी राजधानी थी, द्वितीय भाग में पावा इसकी राजधानी हो गई। मल्ल के अंदर ही, मल्ल राज्य के अंदर ही महावीर जैन जी और बौद्ध महात्मा बुद्ध जी दोनों का डेथ हुआ था। चेती या चेदी, सुक्तिमती भी कहा जाता है, सोथीवती भी कहा जाता है। आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका जो है, यूपी और एमपी के बॉर्डर का इलाका, वहीं पर है ये। वत्स झांसी का इलाका जो है, झांसी ग्वालियर ये सब बुंदेलखंड का इलाका। वत्स कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं बांदा इसका जो क्षेत्र है वहीं पर है कौशाम्बी। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये जो महाजनपद है ये वर्तमान के किस राज्य में पड़ता है, तो इस तरह से भी एक अंदाज़ा जरूर रखना आप लोग। पंचाल, उत्तरी पंचाल अहिछत्र रामनगर बरेली का इलाका जो है, पंचाल 2 थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल फर्रुखाबाद का इलाका जो है वो है। काम्पिल इसकी राजधानी थी दक्षिणी पंचाल की, और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। मत्स्य का जो क्षेत्र है, मत्स्य है तो जब भी आए तो राजस्थान चले जाना। भरतपुर का क्षेत्र विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, और ये कहाँ था? भरतपुर, राजस्थान, अलवर का क्षेत्र। सुरसेन आए तो मथुरा चले जाना। आधुनिक ब्रजमंडल जो क्षेत्र है यूपी का, सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। पोतन या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। अवंती उत्तरी की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन, अभी जो उज्जैन शहर है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? माहिष्मती। गांधार अभी का अफगानिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान पाकिस्तान का इलाका वाला। तक्षशिला पेशावर तथा रावलपिंडी इसकी अभी वर्तमान में इलाका है। तक्षशिला इसकी राजधानी थी गांधार की। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक था। कंबोज कश्मीर में था महाजनपद। कौसे कंबोज, कौसे कश्मीर। कुरु ये इंद्रप्रस्थ यानी कि मेरठ और दिल्ली का इलाका जो है, और पूर्वी हरियाणा वो यहीं थे। कुरु ही तो महाभारत में जिक्र मिलता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वज्जी संघ की राजधानी था ये। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 500 ईसा पूर्व में इसका गठन हो गया था। वैशाली गणराज्य था, गणराज्य यानी कि जनता का राज्य था। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, मगध, कोसल, वत्स और अवंती। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसायी महानगर पाटलिपुत्र था। ये बीच में नोट पता नहीं क्यों दे दिया, अभी तो जिक्र भी नहीं आया। अगला है महाजनपद काल, जिसमें हम अलग अलग महाजनपदों को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना। ओके, बड़ा मेहनत लगता है गर्मी में बैठ के बार बार पढ़ते रहना। ओके, तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना जितना संभव हो सके, और इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। चैनल छोटा है, कई बार सर्च लिस्ट में आपको नहीं मिलेगा। सीक्वेंस मत तोड़ना, एक लाइन से पढ़ते जाना। प्राचीन को डिटेल में पढ़ेंगे। पेपर टफ आएगा, 67वीं का री एग्जामिनेशन और 68वीं का टफ पेपर आएगा, देख लेना। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कोसल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कोसल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। क्या हमें इतना याद रखना है? नहीं, हमें बस ये याद रखना काशी थी जिसकी राजधानी बनारस थी। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायणकालीन कोसल राजधानी अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण के सई नदी तक, पश्चिम पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। बिहार के मुख्य दृष्टि से देखें तो अंग और मगध को हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अंग राज्य की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय एक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की गई है।
महापरिनिर्वाण सूत्र में ये बौद्ध ग्रंथ है। चंपा का अतिरिक्त अन्य 5 महानगर के नाम कौन कौन से हैं? राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। ये 5 महानगर थे। छठा था चंपा जो अंग की राजधानी थे। 6 महानगर थे। जो अंगराज कर्ण का नाम सुनते हो महाभारत में, तो वो इसी अंग प्रदेश का शासक था, भागलपुर का। अगला है कि भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को ह्वेनसांग को चेनन्या कहता है। भागलपुर के स्थित जो ये चंपा था, इसको क्या बोला है ह्वेनसांग ने? इसने क्या बोला? चेनन्या। ह्वेनसांग कब आया? गुप्त साम्राज्य जब था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। हर्ष के समय में आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके समय में आया था? हर्ष के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था सर। ओके, उसने इसको चेनन्या कहा है। मगध प्राचीन राजधानी थी, राजगृह या ग्रीवज थी। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगृह और ग्रीवज। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई है। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। उत्तर भारत का नहीं, पूरे भारत का ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध ही था, जो सबको अंत में विलय कर लेगा अपने में। वज्जी यह 8 राज्यों का एक संघ था। 8 छोटे छोटे राज्य, जैसे बिहार, यूपी, अभी भारत के जितने राज्य उन सबको मिला के भारत बनता है ना, उसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे उत्तरी बिहार के राज्य मिलकर क्या बनाते थे? उत्तरी बिहार के राज्य मिलकर वज्जी संघ बनाते थे, और ये संघ के रूप में शासन चलता था यहाँ पर, है ना। इस वज्जी के अतिरिक्त वैशाली, लिच्छवी, मिथिला, विदेह, कुंडग्राम के जातिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय में यह शक्तिशाली संघ था। वज्जी के बाद है अगला मल्ल। वज्जी संघ के समान ही यह भी एक संघ था, लोकतंत्र वाला संघ था, जिसमें पावा और कुशीनगर के मल्ल की शाखाएं सम्मिलित थी। कुश जातक में ओक्काक को वहाँ का राजा बताया गया। क्या हमें ये याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। चेदी इसकी राजधानी सुक्तिमती थी, और महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। ओके, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? कौरव्या। पंचाल, इसके 2 भाग थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी उज्जैन, दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी माहिष्मती। और क्या उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र थी, मैंने उसका बोल दिया, अगले दूसरे का बोल दिया। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य प्रदेश है, यहाँ की राजधानी विराटनगर थी, ये राजस्थान का है। सुरसेन यहाँ की राजधानी मथुरा थी, और बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। अस्मक दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतन थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। मैंने यही बोल दिया था गलती से पंचाल के लिए। राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से उज्जैनी भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था, और यहाँ लोहे के खाने, लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित किया जाता था उज्जैन में। गंधार ये अफगानिस्तान में हो गया, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी देख लेते हैं। यह जनपद का मुख्य नगर पुरुष्कलवाती था। ओके, तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था, और तक्षशिला ही इसकी राजधानी थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा। कंबोज इसकी राजधानी हाटक थी या राजपुर। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था और कश्मीर में था ये। ओके, कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। वार्ता शस्त्रोपजीवी कंबोजों के लिए कहा है। घोड़ों के लिए विख्यात था ये जगह। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर तो आपको पता ही होगा, इसको नहीं पढ़ना है। बुद्ध के समय में गणतंत्र कौन कौन से थे? बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्र थे जो अस्तित्व मिले हैं। बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य थे इस समय, और इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसमें शाक्य वंशीय सुकीर्ति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे, जो ये रहा उनके नाम। इसको हमें नहीं पढ़ना है इतना डिटेल में। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था, शाक्य गणराज्य में ही हुआ था। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विड्रूभ ने किया था। समसुमार के भग्ग, इनकी स्थिति का वर्तमान चुनार मिर्जापुर से किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि भग्य ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखित भर्ग वंश से संबंधित है। अलकप्प के बुली हैं, और केशपुत्र के कलाम हैं। ये सब अलग अलग छोटे छोटे राज्य हैं। रामगाम के कोलिये हैं। ओके, कोलियों की राजधानी रामगाम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले से की जाती है। कोलिय गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कुशीनारा के मल्ल थे, और वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। पावा के मल्ल थे, पिपली वन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे। यह बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और जो पिपली वन के मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का वंश जन्म इसी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था।
वैशाली के लिच्छवी के बारे में क्या लिखा है कि लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ नामक स्थान में स्थित है। महावज्ञ जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली, घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। लिच्छवी के लोगों ने, जहाँ रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। लिच्छवीय का राज्य चेटक था। राजा कौन था? चेटक। चेटक की पुत्री चेलना या छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता त्रिशला उनकी बहन थी। ओके। मिथिला के विदेह थे। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। इसकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर नेपाल से की जाती है, इसकी राजधानी। अब आ गया हमारा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा। मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष खत्म करेंगे और अगले में हम फिर बौद्ध जैन की तरफ बढ़ेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध एक परिचय, यहाँ से सबसे ज़्यादा अब क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसको जरूर ध्यान से पढ़ना। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बुद्ध काल का एक परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। बुद्ध काल में भी, बुद्ध काल के बाद भी, दोनों समय में। इसकी स्थिति दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिला शामिल है। इसके राजधानी गिरिब्रज थी, जिसको राजगीर भी कहा जाता है। बाद में राजगृह बनी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त और जरासंध यहाँ का प्रतिष्ठित राजा था। जरासंध वही जो महाभारत में जिसका जिक्र आप लोग देखते हो। भगवान बुद्ध के पूर्व थे ये लोग। भौगोलिक स्थिति क्या है? मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक। कहाँ से कहाँ तक हो गया? गंगा ले लो, ये बह रही, ये सोन नदी बह रही, और पूर्व में चंपा यानी कि भागलपुर का इलाका, यानी कि पूरा जो अभी का वर्तमान का दक्षिणी बिहार है वो सारा मगध के क्षेत्र में आता था। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे और नवीन तकनीक का प्रयोग, ये सब ध्यान रखना, ये सब पूछना है आपको। मगध के उत्कर्ष के कारण है ये क्या है? उपजाऊ मैदान था, कृषि में लोहा था और नवीन तकनीक था खेती करने के पास इनका, और वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता बहुत सारी थी। छोटा नागपुर के इलाका, उड़ीसा के इलाका से बहुत सारे हाथी, झारखंड के इलाका से मिलता था इनको। खनिज संसाधन तो देख ही रहे हो, आज भी दक्षिणी बिहार में ही मिलते हैं की उपलब्धता। व्यापार की अनुकूल दशा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी नज़दीक है, पूरे देश में उत्तरापथ दक्षिणापथ से जुड़े हुए थे। प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राकृतिक सुरक्षा यानी कि जल दुर्ग था पटना एक, और राजगीर जो था वो एक पहाड़ का बनाया हुआ दुर्ग था, उसके 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश था। अगला है कि मगध राज्य ने तात्कालिक शक्तिशाली राज्य कोसल, वत्स, अवंती को मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। मगध साम्राज्य के इतिहास में भारत का इतिहास हो गया, और मगध साम्राज्य के इतिहास में क्या हो गया? भारत का इतिहास शामिल हो गया, और भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है जिसे मगध का उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। मगध राज्य के प्रमुख वंश, इससे हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं, मतलब पिता को मार के शासक बनते थे यहाँ पर सारे। ओके। संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राजधानी कहाँ थी इस समय? राजगृह थी या गिरिब्रज। बाद में पाटलिपुत्र आ गई। बिंबिसार था सबसे पहला शासक। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, प्रथम शक्तिशाली शासक। इसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य का बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। 15 वर्ष की आयु में बैठा था। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसका अन्य नाम एक श्रेणिक भी था, जो जैन साहित्य में इसका नाम क्या मिलता है? बिंबिसार का श्रेणिक। बिंबिसार और बिंदुसार अलग हैं। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य में आएंगे, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी, उसका विस्तार किया, उसे 3 विवाह किए थे। प्रथम पत्नी कौन थी? महाकोसला देवी थी, जो कोसल राज्य की पुत्री प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दहेज में इसको काशी का प्रांत मिल गया था। कोसल राज की पुत्री थी। दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया था, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ, और अजातशत्रु ही फिर बाद में शासक बना है। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली, और मगध को पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग भी उसको मिल गया। अगला है विवाह करके अपने राज्य को फैलाने की नीति सबसे पहले इसी ने शुरू किया था। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। भागलपुर का जिला का अंग है, उसको भी बिंबिसार ने ही मिलाया था।
बिंबिसार ने अवंती के चंद्रप्रद्योत से मित्रता कर ली और अपने राज्य वैद्य जीवक को उसका इलाज के लिए भेजा था। ये बहुत बार पूछा है, किसको भेजा था? जीवक को बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत की मदद करने के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वो 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठ गया अजातशत्रु। 492 ईस्वी से 460 ईस्वी तक रहा था ये शासक। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को मानता था ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी धर्म का अपमान करता था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वत्स्यकार की सहायता से उन्हें लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का उपयोग किया। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग हो गए। देखो, अंग को किसने बनाया? तो बिंबिसार ने मिलाया। अब काशी और वैशाली को अजातशत्रु ने मिला लिया। अजातशत्रु के समय में ही राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बार बौद्ध संगति का आयोजन होगा। पहली बार बौद्ध संगति का आयोजन इसी के समय में हुआ था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध का शासन किया। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष हैं। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन के द्वारा मार दिया गया। जैसे इसने अपने पिता को मारा था, वैसे ही इसके बेटे ने भी इसको खत्म कर दिया। उदयन या उदयभर, पुराणों और जैन ग्रंथ के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र यानी कि कुसुमपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी। अब पाटलिपुत्र लाएगा उदयन अपनी राजधानी, और उसे अपनी राजधानी बनाया। वह जैन मतानुयायी ही था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसे उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव डाली। शिशुनाग वंश अब शुरू हो गया हर्यक के बाद। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ गया। प्रमुख शासक कौन था? शिशुनाग पहला ही होगा, ऑब्वियसली उसी के नाम पर है। इसने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार कर लिया। देख लो, मगध धीरे धीरे फैल रहा है। सबसे पहले अंग को मिलाया, फिर उसके बाद काशी के जनपद को मिला लिया, कौशल को मिला लिया। अब कहाँ पर चले गए? ये अवंती तक चले गए, उज्जैन के आसपास तक। इसने वैशाली को राजधानी बनाया। और शिशुनाग ने किसको अपना राजधानी बनाया? वैशाली को, उत्तरी बिहार के क्षेत्र में अपना राजधानी बनाया। उदयन ने पटना को बनाया था। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग, मालवा हो गया एमपी, गुजरात, राजस्थान की सीमा के पास उधर बिल्कुल कोने के आसपास, सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग को मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक, इसका नाम पुराण तथा दिव्य बदान में काकवर्ण मिलता है। काकवर्ण नाम से किसको जाना जाता है? तो कालाशोक को जाना जाता है। इसने वैशाली का स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अब ये फिर राजधानी कहाँ पर लेके आ गया? तो पाटलिपुत्र पर लेके आ गया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया था कालाशोक ने। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों में, अस्थावीर और महासंघिक में बौद्ध संघ बट गया। यूपीएससी 2020 में अस्थावीर और महासंघिक के बारे में क्वेश्चन पूछा था। बीपीएससी ने भी बहुत बार पूछा है। वानभट्ट जी ने जो रचना की है हर्षचरित के अनुसार, काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदम नंद नामक एक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। और अब किस वंश की स्थापना हो जाएगी? अब किस वंश की स्थापना हो जाएगी? तो नंद वंश की स्थापना हो गई। अब नंद वंश की स्थापना हो गई। अब ओके, महापदम नंद ने इसको चाकू मार दिया। महाबोधि के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, मात्र 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों के लगभग में शासन किया। दोनों बुक हर्षचरित क्या बोलता है कि महापदम नंद ने चाकू मार दिया। महाबोधि वंश क्या बोलता है कि लगभग 22 वर्षों तक शासन करता रहा। नंद वंश आ गया। संस्थापक महापदम नंद कब से कब तक रहेगा? 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 से 323 ईसा पूर्व तक, लगभग 20 साल का शासन है। उसके बाद फिर मौर्य वंश आ जाएगा। प्रमुख शासक, पहला शासक है महापदम नंद। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापदम नंद एक शूद्र था। इसमें महापदम को सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। पुराण क्या बताते हैं कि महापदम नंद जो था ये शूद्र था। कहानी में जो बताया गया उसमें क्या बताया गया? ये एक नाई था, नाई होते हैं ना, वो थे।
और इसने क्षत्रियों का बृहद स्तर पर विनाश किया था, बहुत सारे क्षत्रियों की हत्या कर दी थी। इसलिए इसको कई बार दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है, सब क्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है महापद्म नंद को। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, एक राट और एक छत्र की उपाधि इसने धारण की। महापद्म के 8 पुत्र थे, घनानंद भी इसका पुत्र था जो नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसको अग्रमीज कहा है। ग्रीक यूनानी लेखकों ने क्या बोला है, घनानंद को अग्रमीज नाम दिया है। जैसे सेंडोकोटस चंद्रगुप्त को मौर्य को कहा गया है, उसी तरह से अग्रमीज किसको कहा गया है, घनानंद को कहा गया है, जिसको धनानंद भी बोलते हैं। धनानंद ने जनता पर बहुत सारे कर आरोपित किए, जिससे जनता असंतुष्ट थी। धनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य थे, प्रोफेसर थे तक्षशिला में। ये चाणक्य आए थे और वह धनानंद के द्वारा अपमानित हुए थे। बाकी किस्सा सबको पता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य के शासक मगध साम्राज्य का चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। मौर्य के समय में तो मगध साम्राज्य पूरे भारत पर शासन करने लग गया था। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक, ये डायरेक्ट पूछा जाता है बीपीएससी में भी कि मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे, उसको आप डिटेल में लिखिए। तो यहाँ पर पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिसमें निम्न गंगा के मैदान पर नियंत्रण संभव हो सका। तांबे और लौह की खानें, छोटा नागपुर का इलाका जो झारखंड का पड़ता है, वहाँ से बहुत बड़े स्तर पर इनको लोहा मिलता था। फिर उससे नीचे जाते थे तांबा मिलता था, जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थे। जलोढ़ मिट्टी, मतलब नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप पर मिट्टी में खेती करते थे, बहुत अधिक उपजाऊ होता है, बस बीज छिड़कने की देर होती है उस पर। तो अगला है, मगध की दोनों राजधानियाँ राजगीर और पाटलिपुत्र सामयिक दृष्टि से अच्छे महत्वपूर्ण जगह पर थी। पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था और राजगीर एक पर्वत दुर्ग था। राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई थी, शत्रु से पूरी तरह सुरक्षित थी, जबकि पाटलिपुत्र गंगा, सोन, गंगट और पुनपुन नदी के संगम पर है, गंडक लिख दिया है। अतः यह जल दुर्ग से सुरक्षित थी, बहुत सारी नदियों से घिरी हुई है पाटलिपुत्र। दक्षिणी बिहार में गया के घने जंगलों में इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त हो जाते थे। दक्षिणी बिहार के गया के घने जंगलों में, फिर उससे नीचे जाओ तो छोटा नागपुर के इलाके में भी। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया और सब डर जाते थे। सिकंदर मूवी अगर आपने हॉलीवुड में देखी होगी तो पहली बार जब वो हाथी को देखते हैं तो कांप जाते हैं। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, जिसके तहत हम क्या पढ़ेंगे, बुद्ध और जैन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुद्ध जैन से, हर साल पूछे जाते हैं, कि मतलब हर साल पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, सीक्वेंस से फॉलो करते जाना। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए पहले उसको, उसके बाद इसको देखना। सीक्वेंस से फॉलो करते चलना, हिस्ट्री में बड़ा मजा आएगा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में। ओके, वीडियो कैसा लगा बताना और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच।